नमस्कार दोस्तों। आज मैं सीटेट का कुछ प्रश्न पत्र आपके पास लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है। दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम्स हुई थी सीटेट का उसका क्वेश्चन है। तो ये अभी जो आप लोग सीटेट की अग्रिम परीक्षा होने वाली है, जो भी छात्र और छात्राएं सीटेट की तैयारी करते हैं तो मेरा कहना है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। तो ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है, दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, दोनों का संबंध निश्चल है, सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है। तो सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, यह कथन विकास एवं अधिगम के संदर्भ में लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा नंबर, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? तो दूसरा क्वेश्चन है, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती होती है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वातावरण एवं अनुभव। जी हाँ, तो विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है तथा विकास की इस प्रक्रिया में वातावरण एवं अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तीसरा है, विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के क्या मायने हैं? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नई तरीके जो संसार को समझने में हमारी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन है, बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, ये हो नहीं सकता है। बच्चे के पक्ष को न सुनना, ये भी नहीं हो सकता। बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना, ये भी गलत है। तो इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट होगा डी नंबर, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, समावेशन एवं समायोजन। जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया समावेशन एवं समायोजन नामक विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है। पियाजे के अनुसार आत्मसात्कारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए अथवा वास्तविकता से समंजन करने के लिए पूर्व में सीखी गई प्रक्रियाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, जबकि समायोजन उस समय होता है जब बालक अपने मानसिक संप्रवृत्ति में परिवर्तन कर कुछ पृथक विशेषताओं पर गौर करता है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर होना चाहिए इसका बी, समावेशन और समायोजन। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है, एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त, फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिनना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची ने से किस संज्ञात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, संख्या संरक्षण। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो 7th का आंसर हो जाएगा ए, सांस्कृतिक औजार। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए जो कल्चरल टूल्स है उसकी मध्यस्थता आवश्यक होती है। नेक्स्ट है 8 नंबर, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र जो है, समीपस्थ विकास क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? सहयोगात्मक संवाद के द्वारा या अनुकरण द्वारा सीखना, प्रतिवर्ती सोच या प्रतिपादक अधिगम। तो 8 का ए नंबर, सहयोगात्मक संवाद से हम समीपस्थ विकास के क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और ZPD जिसको बोलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पस परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 की नैतिकता क्या अंकित करती है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पस परंपरागत पोस्ट जो नैतिकता के अंतर्गत स्तर 5 ऐसे नैतिक नियमों का प्रतिपादन करना जो आचार संहिता के परे की तरफ संकेत करता हो।
तो ऑप्शन नंबर 9 का नंबर सी होना चाहिए। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करता है जो आचार संहिता के पढ़े हो। अब 10 में देखिए क्या है, एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। समानुभूति नियंत्रण एवं प्रवाह का, समानुभूति नियंत्रण एवं अनुशासन का, वास्तविकता प्रवाह का, या समानुभूति वास्तविकता एवं नियंत्रण का। तो 10 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, समानुभूति वास्तविकता एवं प्रवाह का। तो 10 का सी हो जाएगा। 11 में है, बच्चों को बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का इस्तेमाल करने के क्या सरोकार है। 11 में प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। तो 11 का मेरे अनुसार बी होना चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी। प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित होना, ऑल। चलिए 12 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं 12 में। तो 11, 12 जी। ट्वेल्व में है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर्व्यक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपको, कि स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान। 13 में है, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए। जेंडर बद्धता, जेंडर स्थिरता, सामाजिक तौर पर स्वीकृत जेंडर भूमिका को अपनाने के लिए, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। तो 13 का डी हो जाएगा, लचीलेपन, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन के लिए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थी को कक्षा में एक शिक्षक को पढ़ाने की मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए। विद्यार्थी को कक्षा में एक शिक्षक को पढ़ाने की मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए, या फिर सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, या फिर विशिष्ट उपलब्धि प्रतिविधि कक्षाएं बनानी चाहिए, कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण करना चाहिए। तो ये तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आधार पर समूहीकरण करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद विशिष्ट उपलब्धि एवं प्रतिविधि कक्षाएं बनाने चाहिए, ये भी गलत है। पढ़ाने के मानकीय स्तर, ये भी गलत है। तो बी नंबर होगा सही आपका, सीखने की विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीका खोजना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः होता है। तो शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा तैयार करना। तो 15 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बहुसांस्कृतिक शिक्षा उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर ए और बी दोनों सही है। एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समानांतर शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। समांतर शिक्षा प्रदान, बहुसांस्कृतिक शिक्षा की अवधारणा एक आंदोलन व शैक्षिक सुधार की प्रक्रिया से भी संबंधित है। अतः एक कक्षा के अलग अलग संस्कृति के बच्चों को सम्यक शिक्षा भी देनी चाहिए। तो ये भी दोनों सही होगा। 17 का क्वेश्चन है, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पूर्वाग्रह का, ज्ञान के स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, अवरोही पाठचर्या का, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। मूलभूत विचार, अस्पष्टता का स्वीकार कर, अभिसारी सोच में लचीलापन। तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि अभिसारी सोच द्वारा। तो आंसर 18 का सी हो जाएगा। मतलब सृजनात्मक सोच को अभिसारी सोच जो होता है, जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, उससे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता अभिसारी सोच। इसको रचनात्मक चिंतन से लिया जा सकता है। मौलिकता, लक्ष्य निर्देशता, नव परिवर्तन, अपसारी, ये सब शामिल है इसमें। 19 का क्वेश्चन है 19, एक गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न में से कौन सी पद्धति इस बच्चे की स्कूल में समावेश को सुसाध्य करने के सहायक नहीं होगी। तो 19 का हो जाएगा डी, और अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। मतलब ये है कि गीत विषयक अक्षम विद्यार्थी है, तो उसको हम अगर कहेंगे कि आप अक्षम है, आप सक्षम नहीं है उस चीज़ में, तो सहानुभूति नहीं जताना, उसको एक जोश देना चाहिए, उसको सृजनात्मकता देनी चाहिए,
20 नंबर है क्वेश्चन। एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सी रणनीति सुसाध्यक नहीं है? जहाँ मुमकिन हो वहाँ अधिगम की विशिष्ट क्षेत्र में छूट, ये तो सही है मेरे हिसाब से। पाठ्यचर्या में विवेकी समायोजन होना चाहिए। की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणी कभी नहीं करना चाहिए, ये होगा ये सी। स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार से किया जा सकता है? तो ऐसा आपको शिक्षा के अहम अंग के रूप में सामाजिक सांवेगिक क्षमताओं का विकास करके स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट अकादमिक उपलब्धि तक सीमित न करते हुए व्यापक बनाया जा सकता है। तो 21 का डी हो जाएगा ऑप्शन सही। सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके जिसमें बच्ची कमजोर है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से किस एक विद्यार्थी की 22 निम्न में से किस एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ में स्पष्टता की पुष्टि होती है? तो एक मिनट, 21 का बी होगा, सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का अहम अंग है, तब हम जो है उसको मतलब अकादमिक उपलब्धि तक सीमित नहीं रख सकते हैं, उसको व्यापक होना चाहिए। 22 में है कि निम्न से किस से एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ में अस्पष्टता की पुष्टि होती है? तो 22 का डी ऑप्शन हो जाएगा सही आपको। सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। तो 22 का डी हो जाएगा। 23 में चलते हैं अब हम। 23 में है, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाए? केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए केवल है, ये सही होगा नहीं। स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रभुत्व की खोज करना, तो ये होगा 23 का बी में टिक लगा लीजिए। 24, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उनसे बच्चों को वर्तमान क्षमता बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल नहीं। उन्हें बिना प्रतिपुष्टि के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वह दोहराई न जाए, ये भी नहीं सही है। तो इसका ऑप्शन आपको देखते हैं अगला क्या होगा। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। हाँ, बिल्कुल समझना चाहिए। तो इसका 24 नंबर का हो जाएगा सी। अब 25 पर चलते हैं। संवेग अधिगम की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा संवेगों को अधिगम की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से बच्चों को देखिए, बच्चों को संवेगों के अधिगम में क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? तो संवेग जो है अधिगम की प्रक्रिया को एकीकृत कर उससे सम्मिलित करते हैं, यानी इसका ऑप्शन हो जाना 25 का हो जाना चाहिए। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करनी चाहिए। 26 का क्वेश्चन देखिए। 26 में बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित करना चाहिए? तो अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर के बिना वाला कक्ष वातावरण उपलब्ध करवाकर बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो 20 का हो जाना चाहिए मेरे अनुसार सी नंबर सही। उसके बाद निपुणता अनुमुखी विद्यार्थियों में कौन गुण होते हैं? तो असफलता का न्यून भय रहता है, क्षमता का अटल दृष्टिकोण रहता है, तो मेरे अनुसार ए होना चाहिए। असफलता का न्यून भय, क्षमता का आर्थिक दृष्टिकोण। 28 में देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? 28 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? तो 28 में हो जाएगा आपका बी नंबर, प्रतिक्रिया अनम्यता। क्योंकि प्रतिक्रिया अनम्यता जो होता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स सेट, ये एक प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक होती है, जबकि सही समस्या को पहचानना, अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान के सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना, वकीमा को क्रियाशील करना आदि समस्या समाधान में सहायक भूमिका निभाते हैं। 29 में चलते हैं। कक्ष में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक है? तो इसमें मेरे अनुसार 29 का क्वेश्चन है, तो इसमें कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण, ये तो होता नहीं है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है
जो उनके संज्ञानात्मक विकास से बाधित करता है। तो इसमें होना चाहिए आपको 1 2 3 4, इसमें विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी बजाय तो सब होना चाहिए आई थिंक। तो 29 में 1 2 3 4 सब सही होगा। तो चलिए मार देते हैं हम लोग सी पे। उसके बाद अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किस से सुसाध्य होती है? तो 30 का ये विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र में दृष्टिकोण से ही होगा। तो 30 का ए। तो इस प्रकार साथियों जो सीटेट का 2021 में जो परीक्षा हुआ था उसका प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज करवा दिया। और आगे की फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन अब डालता रहूँ। धन्यवाद।